सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम पे फोकस करने वाले जिसमें क्या कर अ स्मॉल बॉब joins two light unstretched identical springs anchored at their far ends and arranged along a straight line as shown in the figure. The bob is displaced in a direction perpendicular to the line of the springs by 1 centimeter and then release. The period of the ensuing vibration of the bob is 2 seconds. Find the period of vibration if the bob were displaced by 2 centimeter before release. The unstretched length of the springs is very much greater than 1 centimeter. ये बेसिकली बहुत हेल्प करेगा ये स्टेटमेंट अप्रोक्सीमेशंस के पर्पस में एंड ग्रेविटी इज टू बी इग्नोर्ड. सो बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर कैसे सकता है. पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर रहे हैं, दूसरे केस में हम 2 सेंटीमीटर से कर रहे हैं. आप खुद से सोचो, अगर हम एक्सपेरिमेंट अगर ऐसा ट्राई करेंगे तो क्या दोनों केसेस में सेम टाइम पीरियड आएगा या टाइम पीरियड डिपेंड करेगा. ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, और किस में फास्टर होगा ये सोचना है. अब बेसिकली ये सोच सोचने की कोशिश करें तो बेसिकली एक तो हमें जनरल केस के लिए टाइम पीरियड ढूंढना चाहिए, एक माइंड में आता है. सो बेसिकली अगर हमें जनरल केस के लिए टाइम पीरियड ढूंढना है तो हम कर क्या सकते हैं कि जैसे कि इधर जस्ट एक डायग्राम में मिस्टेक है कि ये एफ नॉट दिखा है, इससे एल नॉट है इसका मतलब, और यहाँ पे भी एफ नॉट की जगह एल नॉट है इसका मतलब. तो अगर मैं यहाँ पे दो ऐसे स्प्रिंग्स दिखा दूं जो कि इनिशियल इलोंगेशन उनकी एल नॉट है और यहाँ पे मास एम रखा है, फिर यहाँ पे एक और स्प्रिंग है उसकी भी नेचुरल लेंथ एल नॉट है. तो अब हो क्या रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसका एक जनरल केस लेने की ट्राई कर जिसमें जनरल हम इसे लेंथ ए से ऊपर डिस्प्लेस कर दें और उसके बाद बेसिकली इसकी मोशन किस टाइप की हो रही है और टाइम पीरियड इसका किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है ये हमें सोचना है. सो जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, यस, सपोज मैंने एम को खींच के इधर पहुंचाया और फिर वो क्या करेगा बेसिकली यहाँ से यहाँ में एक मोशन करता रहेगा पीरियोडिकली. तो बेसिकली टाइम पीरियड क्या है इस मोशन का ये हमें जानना है. ओके, अगर ये पूरी लेंथ ए है सो बेसिकली टाइम पीरियड ढूंढने के लिए हमें मेनली किसी डिस्टेंस एक्स पे इसकी मोशन देखने की कोशिश करनी चाहिए, वो हमें हेल्प करेगा. किसी डिस्टेंस एक्स पे मैं देख सकता हूँ कि स्प्रिंग अब ऐसे कनेक्ट हो रही होगी और ये स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट हो रही होगी. तो बेसिकली ये स्प्रिंग की लेंथ अगर मैं एल कहूँ, फाइनली ये लेंथ एल हो गई है. तो एल क्या है बेसिकली अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब अगर मैं एल नॉट को बाहर ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन एल नॉट का होल स्क्वायर. अब बहुत हम में से बहुत सारे लोगों को बाइनोमियल थ्योरम पता है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि जैसे कि 1 प्लस एक्स पावर एन का अगर हम बाइनोमियली एक्सपांड करें तो वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही जाते जाते इसके टर्म्स. बट अगर ये एक्स जो एक्स का टर्म है, ये जो टर्म है वो बहुत ही छोटा हो, यानी कि 1 से बहुत ही छोटा हो, तो होगा क्या कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे या कुछ और करते जाएंगे तो ये बहुत ही स्मॉल हो जाएंगे टर्म्स, तो हम इन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं आगे के टर्म्स को.
तो हम अप्रोक्सीमेटली इससे 1 + nx ही कह सकते हैं। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्वल होगा? L0 इंटू 1 + x/2 L0। तो बेसिकली चेंज इन लेंथ क्या हुई? देखो, इनिशियली L0 थी, अब L हो गई, तो चेंज इन लेंथ दैट इज डेल L, वो किसके इक्वल हुआ? L माइनस L0, जो कि क्या आया? जो कि क्या आया? L माइनस L0 अगर हम ढूंढने जाए तो ये आएगा L0 मल्टीप्लाई x² अपॉन 2 L0 स्क्वायर, जो कि आया x² अपॉन 2 L0 के इक्वल। सो बेसिकली जो चेंज इन लेंथ है वो इसके बराबर है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैंने स्क्वायर करना भूल गया था, बट जैसे कि चेंज इन लेंथ इसके इक्वल आया, तो अब जैसे कि ये चेंज इन लेंथ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लेंथ में चेंज ये हुआ है, तो बेसिकली स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो, सॉरी, अब क्या हो रहा होगा कि स्प्रिंग इसे फोर्स लगा रही होगी यहाँ पे F और यहाँ पे F, तो नेट उसका नीचे एक्सेलरेशन आ रहा होगा, तो बेसिकली उसके रिटार्ड होते हुए वो यहाँ पे 0 हुआ और फिर वापस यहाँ पे यहाँ पे उसका एक्सेलरे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर बेसिकली एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है तो वो नीचे आता गया, और यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 है बट उसके पास अभी भी स्पीड है, तो वो और नीचे गया, और यहाँ की पोर्शन में भी उसे रिटार्डेशन मिल रहा होगा। सो बेसिकली ऐसे वो एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है इधर। तो बेसिकली इधर है क्या कि हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की कोशिश करें। तो देखो, सबसे मैक्सिमम, एक तो हमें ये पीरियोडिक मोशन है, तो हमें ये तो पता है कि इस वाले पॉइंट पे नेट काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो बेसिकली बचेगी कौन सी एनर्जी? जो स्प्रिंग्स के अंदर है, और स्प्रिंग की एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दो स्प्रिंग है इसलिए मैं कंटिन्यूसली के एक्स स्क्वायर ही लिखने वाला हूँ, बट बेसिकली हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। सो जैसे कि एनर्जी स्प्रिंग्स में क्या होगी के, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, इनटू एक्स यानी चेंज इन लेंथ, वो क्या है? डेल एल स्क्वायर, जो कि अगर हम सिंप्लीफाई करें तो k इंटू x² अपॉन 2 L0, और क्योंकि मैं मैक्सिमम वाला ही पॉइंट ले रहा हूँ इसलिए मेरे को x को क्या लिखना होगा? a², और ये पूरे का स्क्वायर, ये टर्म का भी स्क्वायर, तो ये आया किसके इक्वल? k इंटू a⁴ ओके। इतनी टोटल एनर्जी हुई दोनों स्प्रिंग्स का एनर्जी अगर हम मिला है तो टोटल एनर्जी का सम तो इसके इक्वल होना चाहिए। एक बात तो हमें ये पता चली। फिर दूसरी बात जो कि हमें देखने लायक है वो ये है कि सपोज मैं इसके डिस्टेंस x का मोशन देख रहा था, तो एक तो यहाँ पे डिस्टेंस किसी भी x पे काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस पोटेंशियल स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होगी उसे मैं लिख सकता हूँ कि x⁴/4 L0 स्क्वायर। सो अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो v² इक्वल टू k a⁴ माइनस x⁴/4 m L0 स्क्वायर। वैसे वो मल्टीप्लाई 2 हुआ तो ये 2 का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया,
तो अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले। तो जो स्पीड v है वो किसके इक्वल आई, 1/L0 √k/2m मल्टीप्लाई √a⁴ -x⁴। बेसिकली मैंने इन दोनों को अलग क्यों लिखा है, जस्ट एक सिंपल सा रीजन है, वो एक कांस्टेंट सा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है और ये वेरिएबल टर्म है। और जो स्पीड v है वो इन शॉर्ट होती क्या है, dx/dt। तो dx/dt इज इक्वल टू 1/L0 √k/2m मल्टीप्लाई √a⁴ -x⁴। सो अगर अब हम यहाँ पे टाइम ढूंढने की कोशिश करें तो इसका मैं रेसिप्रोकल लेके रेसिप्रोकल लिया इसका और dx उधर ले गया, तो dt इक्वल टू L0 √2m/k 1/√a⁴ -x⁴ dx। अब हमें करना क्या है, बेसिकली dt हमें dx के इक्वल, dt और dx में हमें ये एक एक्सप्रेशन मिला है। तो बेसिकली जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है तो हमें पता है हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। मैं इधर कर क्या रहा हूँ कि यहाँ मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ और यहाँ इधर ही मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा तो कांस्टेंट टर्म है, उसे हम बाहर ही ले जा सकते हैं। चलो डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। तो बेसिकली मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये x को वेरी कर रहा हूँ तो मैं x को 0 ले लूँ और फिर 0 से ले जाऊं उसे a तक। मतलब मैंने क्या किया कि देखो उसकी मोशन में वो कर क्या रहा होगा कि पहला तो हमने एक तो उसे इधर से छोड़ दिया है, तो वो नीचे आ रहा होगा और वो यहाँ से यहाँ की मोशन हम देख रहे हैं। यहाँ पे टाइम इक्वल टू 0 है और यहाँ पे टाइम इक्वल टू सपोज t है, स्मॉल t। तो बेसिकली टोटल टाइम कितना लगेगा, एक तो देखो यहाँ से यहाँ गया t, यहाँ से वापस आया t, यहाँ गया t और वापस आया t, तो टोटल टाइम पीरियड 4t के इक्वल है। तो t की जगह हमें इसे लिखना चाहिए t/4, यानी कि टाइम पीरियड का फोर्थ होगा टाइम यहाँ से यहाँ जाने में, 0 to t/4। सो बेसिकली ये पार्ट को तो हम t/4 ही लिख सकते हैं। ये पूरा जो पार्ट है वो तो कांस्टेंट है और ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो इधर हम क्या कर रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे फोकस ही नहीं कर रहे। ओके, आप सबको वियर्ड लग रहा होगा, बट हम करेंगे क्या कि ट्राई करेंगे जो a का टर्म है वो इस पूरे इंटीग्रेशन से हट ही जाए एज अ कांस्टेंट। तो उसे हटाने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ कि ये इंटीग्रेशन के अंदर एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, x को चेंज कर रहा हूँ y से और y को मान रहा हूँ a इंटू एक्स। तो dy किसके इक्वल है, a dx। अगर मैं y नहीं, सब ऐसा नहीं लेते, हम ले लेते हैं कि ए वाई इक्वल टू एक्स मैंने ले लिया, तो a dy इक्वल टू डी एक्स। इससे क्या होगा, पहली बात तो लिमिट में चेंज होगा, ठीक है। x 0 है तब y क्या है, 0, वो तो ठीक है। x जब a के इक्वल है तो y किसके इक्वल हुआ, 1 के। तो लिमिट से a हट ही गया है ऐसा सब्स्टिट्यूशन से। फिर जहां x है उसे मैंने लिखा, यहाँ पे x⁴ था तो इसे मैंने लिखा a⁴ y⁴। फिर यहाँ पे dx है तो उसे मैंने लिखा a
डी वाई के इक्वल, तो बेसिकली डी बाय फोर इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट टू एम बाय के इंटीग्रेशन 0 to 1। देखो ये a है और बाहर a स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 1/a रहा और मल्टीप्लाई में 1/√1 - y/4 dy रहा। अब अगर मैं इसे प्रॉपरली अरेंज कर दूं तो मुझे पता है कि ये जो a का टर्म है उसे मैं इधर डायरेक्ट बाहर ले सकता हूँ, और इसे मैंने अंदर लिखा 1/√1 - y/4 dy। सो बेसिकली ये पूरा एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रल है, जैसे कि t किसके इक्वल है, सॉरी मिनिमाइज हो गया, t किसके इक्वल है हमारे केस में 4 L0 √2m/k/a, और फिर यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में इसके साथ। तो पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें नहीं पता है सपोज, ठीक है, और ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। द रीजन इज कि बेसिकली एक, अगर मैं ए को वेरी करूं, जो कि क्या है, ए क्या है हमारा एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। तो अगर मैं ए को वेरी करूँ तो क्या इस इंटीग्रल में कोई फर्क आ रहा है? नहीं ना, क्योंकि बेसिकली ये इंटीग्रल की जो भी वैल्यू होगी वो लिमिट कौन से में है, 0 to 1, लिमिट ए पे डिपेंड कर नहीं रही है, और अंदर कोई भी ए का एक्सप्रेशन है ही नहीं। तो ये पूरा तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक कांस्टेंट टर्म है जिसे मैं कोई कांस्टेंट कह देता हूँ बी, और ये पूरा टर्म भी तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि अगर मैं स्प्रिंग को ना बदलूं और वो जो मास है उसे ना बदलूं तो ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट है। यानी कि क्या, ये किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, देखो एक तो नेचुरल लेंथ क्या है, दूसरा मास क्या है, तीसरा स्प्रिंग का जो मटेरियल है उस पे डिपेंड कर रहा है, और बाकी ये ए पे डिपेंड कर रहा है, यानी जितना ऊपर हम उसे छोड़ रहे हैं। सो मेनली हमारे प्रॉब्लम में तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट ही है। तो बेसिकली हमें ये मिल गया कि टेंशन किससे प्रोपोर्शनल है, 1/a के। सो अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही इजी है। हमें क्या पूछा गया है, हमें ये रिलेशन मिल गया है, क्योंकि कि टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो हम ये कह सकते हैं कि जब 1 सेंटीमीटर था तब 2 सेकेंड लगा। अब हमें क्या पूछा, जब 2 सेंटीमीटर हो गया, देखो जब 1 सेंटीमीटर से रिलीज किया तब 2 सेकेंड्स लगा, तो जब 2 सेंटीमीटर से रिलीज किया तो कितना सेकेंड्स लगेगा। इधर मैं ना एक स्टेप फॉरवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये जो टाइम पीरियड है उसे, इसे हम कैसे लिख सकते, वैसे ये ए क्यों लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये 1/a था नीचे। हाँ, तो टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, k/a के इक्वल, और मेरे को k ढूंढना है, तो मेरे को ये पता है कि k किसका प्रोडक्ट होगा, t और a का। t और a का ये जो प्रोडक्ट है वो किसी कांस्टेंट k के इक्वल है। तो t इंटू a का जो प्रोडक्ट है वो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेकेंड्स इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट गिव्स मी 2k इक्वल है। सो बेसिकली अब जब ये 2 सेंटीमीटर का हो गया तो टाइम कितना लगेगा, 2 सेंटीमीटर, यानी ये कांस्टेंट तो 2 है अपॉन, अब मैं इसे 2 सेंटीमीटर से रिलीज कर रहा हूँ तो ये पूरा 1 के इक्वल आया। टाइम पीरियड 1 के इक्वल आया।
ओके, तो देखने वाली बात क्या है कि हमने लेंथ को इंक्रीज किया तो अब कम टाइम लगेगा उसे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के जब बचे मैंने 2 सेंटीमीटर से छोड़ा तो कम टाइम लग रहा है कंपैरेटिवली। सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर था। और बाकी ये जो कांस्टेंट के हमने ढूंढा है ना, वैसे इससे मदद क्या मिल सकती है, अगर हमें ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर पाते तो भी थ्रू हमें ये डाटा तो पता ही है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट, सी और बी का प्रोडक्ट उस के इक्वल होगा जो कांस्टेंट के है, और सी की वैल्यू हमें पता है, तो हम बी ये जो इंटीग्रल है वो भी ढूंढ सकते हैं। और ये इंटीग्रल बेसिकली नॉर्मल मेथड से आप ढूंढ नहीं सकते हो, मैंने कई सारे एलिप्टिक फंक्शंस के इंटीग्रल सॉल्व किए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, क्योंकि हमें ये पता है कि ये इंटीग्रल एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, तो हमें उस पर फोकस ही नहीं करना एक्चुअली, वो प्रेटी डिस्ट्रैक्टिंग सा बन जाता है। सो आई होप आपको यहाँ इस वीडियो में मजा आया होगा। ओके, ओके बाय एवरीवन।